जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं M3R5 मतलब पाइथन को कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ओ लेवल में M3R5 में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका पेपर अगर थ्योरी बेस्ड है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि हमने पूरी तरीके से इस वीडियो में थ्योरी को ही कवर करा है। थ्योरी विद लॉजिक एंड कोड्स, मतलब पूरी तरीके से आपके M3R5 को कवर करा गया। सबसे पहला सवाल, एल्गोरिथम क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो भैया एल्गोरिथम जो है किसी भी समस्या का हल करने का स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एल्गोरिथम है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, इसको कई सारे स्टेप में डिवाइड करना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, मतलब कई सारे स्टेप्स में डिवाइड करना अपनी प्रॉब्लम को, यही कहलाता है एल्गोरिथम। ठीक, यह बताता है कि किसी कार्य को किस क्रम में पूरा करना है। एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर निर्भर नहीं रहती। मतलब हमको एक चीज़ समझ में आई कि जो आपकी एल्गोरिथम है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर निर्भर नहीं रहती। आप एल्गोरिथम को सिंपल से अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक, जैसे मुझे चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमको एल्गोरिथम लिखनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, फिर हमें मिल्क चाहिए, फिर हमें शुगर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक, तो एल्गोरिथम देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि आपके सीक्वेंस होते हैं, वेल डिफाइंड सीक्वेंस या इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपकी प्रॉब्लम की, है ना, यही कहलाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की क्या विशेषता हो सकती है, आपके एक या एक से अधिक इनपुट्स होने चाहिए कम से कम, है ना। अगर आपके इनपुट ही नहीं होंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या निकल गएगा। और कम से कम एक आउटपुट होना चाहिए। अगर आप पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो कम से कम एक आउटपुट आना चाहिए, यही है एल्गोरिथम। और आपके सारे जो स्टेप हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, है ना। और क्या सबसे मेन चीज़ है कि जो आपके एल्गोरिथम लिखी जा रही है कहीं ना कहीं जाके समाप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम लगातार चलती जा रही, कहीं तो प्रॉब्लम जाके ख़त्म होनी चाहिए। ठीक, और सभी स्टेप को सरल और एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए, मतलब आपके जो स्टेप्स हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। तो ये है आपके एल्गोरिथम की विशेषता है। अब क्या लाभ है एल्गोरिथम के कि भैया प्रॉब्लम को समझना आसान होता है। आपके पास बड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, आपने उनको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक, और ये प्रोग्रामिंग से पहले लॉजिक तैयार हो जाते हैं। मतलब हम आपको एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हो तो सबसे पहले आप उसका एल्गोरिथम लिखते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि हम कैसे क्या क्या काम करेंगे उनको स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट हो जाता है। फ्लो चार्ट के बाद इसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड के बाद हम उसको टेस्टिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला चरण होता है वही एल्गोरिथम होता है, अपनी प्रॉब्लम को कई सारे भागों में डिवाइड करना। ठीक, तो मतलब प्रोग्रामिंग से पहले आपके लॉजिक तैयार हो जाते हैं। डीबगिंग एंड टेस्टिंग आसान होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आपकी एल्गोरिथम होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती है ना भाई, कि आप कि एल्गोरिथम को आपको इसी लैंग्वेज के अंदर लिखना, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में उपयोगी होती है। ठीक, अब एल्गोरिथम की क्या लिमिटेशन है, बड़े प्रोग्रामिंग के लिए एल्गोरिथम आपका लंबा और जटिल हो सकता है। मतलब अगर आपके पास प्रॉब्लम बड़ी है तो आपके जो स्टेप बाय स्टेप चरण होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, हमने आपको बताया था विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो कहलाती है फ्लो चार्ट, आगे चल के बात करेंगे। हर स्टेप को लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, भाई समय तो लगेगा ही। आप अगर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हो तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया कोई प्रोग्राम थोड़े नहीं है जो कि आप डायरेक्ट आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपके स्टेप बाय स्टेप क्या है, चरणबद्ध तरीके हैं अपनी प्रॉब्लम को लिखने के। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपके पास 2 नंबर है, ठीक, आपके पास 2 नंबर है, ए है और बी है। इनके लिए भैया आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद आप 2 इनपुट लोगे, ए और बी को। फिर आप कंपेयर करोगे, क्या ए बी से बड़ा है या आपका बी ए से बड़ा है। ठीक, अगर ए आपका बी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर आप प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज एल्स आप प्रिंट कर दोगे बी इज ग्रेटर। अभी हमने जस्ट समझा भैया, आपने 2 नंबर ले लिए। ठीक, आपने पहला नंबर ए ले लिया, बी ले लिया, आप कंपेयर कर रहे हो कि ए क्या बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है तो भैया प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर। अगर नहीं, अगर बी बड़ा है तो क्या कर दो भैया, बी इज ग्रेटर, और आप प्रोग्राम को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, है ना भाई। समझ में आ गया एल्गोरिथम क्या है। दूसरा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, फ्लो चार्ट। ठीक, फ्लो चार्ट क्या है आपका, फ्लो चार्ट किसी भी एल्गोरिथम या प्रोसेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, इसको ग्राफिकल
तरीके से दिखाना वही कहलाता है फ्लो चार्ट। इसमें अलग अलग सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। तो हमको एक चीज़ समझ में है कि जो फ्लो चार्ट होता है उसमें सिंबल्स का उपयोग करा जाता है, ठीक भाई। और हर सिंबल का अपना एक अर्थ होता है। फ्लो चार्ट लॉजिक को आसानी से समझने और प्रोग्राम की प्लानिंग करने में आपकी सहायता करता है। तो समझ में आया कि जो फ्लो चार्ट होता है ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एल्गोरिथम का। अब फ्लो चार्ट लॉजिक को आसानी से समझने में आपकी मदद करता है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे आपका ओवल वाला सिंबल है, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। ये प्रोग्राम की शुरुआत और अंत दिखाता है। रेक्टेंगल ये आपके प्रोसेस को दिखाता है, कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग स्टेप को दर्शाता है। अगला है पैरेललोग्राम, ठीक, ये इनपुट और आउटपुट को दर्शाता है। डेटा इनपुट या रिजल्ट आउटपुट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डायमंड का उपयोग करा जाता है डिसीजन के लिए, मतलब आपकी कंडीशन के लिए। आप या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी, या तो फॉल्स होगी, या तो यस होगी, या तो नो होगी। इसकी जांच करता है आपका डायमंड वाला सिंबल। एरो सिंबल क्या करता है भैया, ये आपके डायरेक्शन को दर्शाता है। सर्कल को इसको कहते हैं कनेक्टर, फ्लो चार्ट के दो भागों को जोड़ता है, ठीक। फिर डबल रेक्टेंगल ये किसी फंक्शन या सब रूटीन को कॉल करता है। डॉक्यूमेंट सिंबल डॉक्यूमेंट को दर्शाता है, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। सिलेंडर डेटाबेस होता है, सिलेंडर वाला सिंबल ऐसे होता है, ठीक। ये आपके क्या कहता है, डेटा स्टोरेज या डीबीएमएस डेटाबेस को दिखाता है। फ्लो चार्ट के क्या लाभ है, एडवांटेजेस क्या है, तो भैया फ्लो चार्ट लॉजिक आसानी से समझ में आता है, एरर को पहचानना आसान होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में आपकी सहायता करता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोगी होता है, टीम कम्युनिकेशन बेहतर होती है, ठीक। लिमिटेशन क्या है, बड़े प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है। भाई अगर आपके पास बड़ा प्रोग्राम है, बड़े सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो आपकी एल्गोरिथम भी जटिल हो जाती है। जब एल्गोरिथम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट होता है, तो जब एल्गोरिथम हमारी जटिल हो जाएगी तो फ्लो चार्ट भी हमारा जटिल हो जाएगा। जब आपके बड़े सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो, ठीक, मॉडिफिकेशन करना कठिन होता है। भाई आप अगर एक बार अगर आप फ्लो चार्ट को बना लेते हैं तो उसको थोड़ा सा एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता था, बनाने में समय लगता है। भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो आपको बनाने में समय लगेगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए कम उपयोगी हो सकता है। अगर आप बड़े सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो भैया आप इसका यूज नहीं करोगे, बहुत ही कम करोगे, क्योंकि भैया ये क्या होगा कि आपका बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा और साथ में आप इसको मॉडिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। आपके पास 2 नंबर हैं और इसमें भी आपको बड़ा नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जो ओवल वाला सिंबल होता है ये आपके स्टार्ट और एंड के लिए होता है, ठीक। हमने तो स्टार्ट करा, स्टार्ट के बाद भैया आपके इनपुट के लिए पैरेललोग्राम वाला सिंबल इस्तेमाल होता है, तो हमने इनपुट लिया ए और बी। और हमने इसको भैया कंडीशन का मतलब इनके लिए आपके पास डायमंड वाला सिंबल, डायमंड सिंबल में हमने लगाया अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो प्रिंट करना ए इज लार्जेस्ट, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बी इज लार्जेस्ट प्रिंट कर देना और प्रोग्राम को एंड कर देना, ठीक। तीसरे सवाल की बात करते हैं हम पाइथन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके एडवांटेजेस एप्लीकेशन की को समझाइए। पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तथा जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे किसके द्वारा बनाया गया, गाइडो वान रूसम के द्वारा। कब बनाया गया, 1991 में, ठीक। पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल आसान है, मतलब रीडेबल होता है। वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में करा जाता है। अब एक चीज ध्यान को सुनो, जो आपका पाइथन है, पाइथन का उपयोग आज की डेट में सबसे ज्यादा करा जाता है एआई और एमएल पे, एआई एमएल डेटा साइंस पे, ठीक। सबसे ज्यादा पाइथन का उपयोग करा जा रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा है पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तथा जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे आसानी से समझा और इस पे आसानी से कोड को लिखा जा सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करा जा सकता है। पाइथन की क्या विशेषता है, पाइथन सिंपल एंड इजी टू लर्न है, मतलब इसके कोड को समझना बहुत ही आसान है, ठीक। और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है अगर आपने 10 लाइनों का कोड लिखा है तो आपकी एक लाइन को चेक करा जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है ये आपके क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, ठीक। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है, मतलब आपके विंडोज, मैक और लिनक्स पे चलेगा। ओपन सोर्स है, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। इसे पूरी तरीके से क्या करा जा सकता है, फ्री डाउनलोड करा जा सकता है और इसे मॉडिफाई भी करा जा सकता है। अब पाइथन को क्या चीज खास बनाती है, ठीक। पाइथन का उपयोग क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पाइथन के पास एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरी, आपकी नमपाई है, ठीक, आपके पांडाज हैं,
ठीक, आपके कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आपके फ्लैस्क हो गया, आपका जेंगो हो गया, तो ये चीज़ें पाइथन को थोड़ी सी खास बनाती हैं। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल पहले से उपलब्ध हैं। और क्या है भैया, ये अदर लैंग्वेज मतलब C++ के साथ भी काम कर सकती है। अब पाइथन की एप्लीकेशन की बात करते हैं, पाइथन का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में 2 फ्रेमवर्क बहुत ही फेमस है, एक आपका जेंगो, एक आपका फ्लैस्क। फिर आपका पाइथन का उपयोग करा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, गेम डेवलपमेंट, ठीक, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT एप्लीकेशन। इनमें पाइथन का उपयोग बहुत तेजी से करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाइथन के कोड को लिखना बहुत ही आसान है। अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि पाइथन का उपयोग सबसे ज्यादा किस में करा जाता है, तो आपके AI ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में आज की डेट में सबसे ज्यादा पाइथन का इस्तेमाल करा जा रहा है। पाइथन के फायदे क्या है भैया? सीखने और लिखने में आसान है, क्योंकि भाई पाइथन आसान है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा। कम लाइन में प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। आप जहाँ पे सी के कोड को 10 लाइनों में लिखते हैं, यहीं पे आप पाइथन के जो कोड को होगा 3-4 लाइनों में लिख लोगे। ओपन सोर्स है, पूरी तरीके से इंटरनेट फ्री है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त है। पाइथन की क्या बाउंड्रीज हैं भैया? C++ की तुलना में एग्जीक्यूशन स्पीड कम होती है, मतलब जो आपका सी का जो कंपाइल टाइम होता है वो आपके पाइथन से फास्ट है। ठीक, अधिक मेमोरी का उपयोग करता है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इसका कम उपयोग होता है, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में अधिकतर जावा या सी का इस्तेमाल होता है, C++, C# वगैरह का इस्तेमाल होता है। डेटाबेस एक्सेस जैसी लैंग्वेज की तुलना में कम एफिशिएंट होता है। जो आपकी DBMS लैंग्वेज है उनके साथ थोड़ा बेहतर परफॉर्म नहीं करता आपका पाइथन। हाई परफॉर्मेंस रियल टाइम सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे आपके PUBG जैसे गेम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको C या C++ का उपयोग करा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब कंपाइल टाइम कम होता है और स्पीड ज़्यादा हो जाती है। एक एग्जाम्पल इससे समझते हैं। आपका पाइथन है, हमने एक वेरिएबल बनाया A नाम का, और हमने क्या करा, इंटीजर में हम इनपुट लेते हैं। हमने इनपुट लिया, इंटर इस पे लिख दिया कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। फिर हमने दूसरा वेरिएबल बनाया इंट, और इनपुट ले रहे हैं इस पे सेकेंड नंबर। ठीक, और हमने कर दिया यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसपे कर दिया A+B। अब हम प्रिंट करते हैं इस सम को। तो क्या होगा, आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप अपना पहला फर्स्ट नंबर टाइप करो। हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पे 15 टाइप करा, सेकेंड नंबर 25 टाइप करा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा भैया? 15 + 25 क्या आ जाएगा? 40। यही आपका 40 यहाँ पे आउटपुट है। ठीक भाई, चौथा सवाल, पाइथन के बिल्ट इन डेटा टाइप को उदाहरण सहित समझाइए। पाइथन डेटा टाइप यह निर्धारित करता है कि किसी वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा। मतलब डेटा टाइप क्या निर्धारित करता है कि किसी भी वेरिएबल, मतलब अपने A नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपने 5 लिख दिया, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? नंबर। अगर आपने मान लो B नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर लिख दिया 5.3, ये किस टाइप का हो जाएगा? फ्लोट। ठीक, आपने C नाम का वेरिएबल बनाया, आपने यहाँ पे लिख दिया राम, तो ये कैसा डेटा टाइप हो जाएगा? स्ट्रिंग। तो यही चीज बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा, वही कहलाता है डेटा टाइप। ठीक, और उस पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये निर्धारित करता है पाइथन का डेटा टाइप। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप स्ट्रिंग है आपके पास, स्ट्रिंग को आप नंबर से जोड़ दोगे। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए वेरिएबल का डेटा टाइप से अलग डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती। पाइथन में कई बिल्ट इन डेटा टाइप उपलब्ध हैं। अभी हमने पढ़ा पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा स्टोर है, यही आपका कहलाता है डेटा टाइप। सबसे पहले डेटा टाइप की बात करते हैं हम, जो बिल्ट इन डेटा टाइप की। बिल्ट इन डेटा टाइप में सबसे पहला डेटा टाइप आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक क्या है? न्यूमेरिक डेटा टाइप का उपयोग नंबर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, सबसे पहले आपका इंटीजर नंबर आ जाता है। इंटीजर नंबर का मतलब आपने 9 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, इंटीजर नंबर। फिर दूसरा कौन सा डेटा टाइप आता है? फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप का मतलब आपने पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर ले लिया, 9.2, 6.8, ये आपके फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब 2 + ij टाइप का ऐसा नंबर हमने ले लिए, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। A बराबर आपने 100 ले लिया, B बराबर आपने 25.7, ये फ्लोट हो गया। कॉम्प्लेक्स 3 + 4j ऐसा करके आपने नंबर ले लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जाएंगे। ये आपके थे न्यूमेरिक डेटा टाइप। अगला कौन सा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग कैरेक्टर या टेक्स्ट का समूह होता है। अभी हमने समझा स्ट्रिंग क्या है, आपके कैरेक्टर, आपने राम लिख दिया, इनका भैया जो समूह हो यही कहलाता है स्ट्रिंग।
आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखोगे। मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो ये वाला नाम भी सही है, आप ऐसे लिखते हो ये भी सही है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे। ठीक भाई, एक एग्जांपल है, यहाँ पे नेम आपने प्रियांशु और प्रिंट कर दिया तो आपका नेम क्या प्रिंट हो गया, प्रियांशु प्रिंट हो गया। अगला डेटा टाइप क्या है, लिस्ट। लिस्ट एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल, मतलब म्यूटेबल का मतलब देखो, म्यूटेबल का मतलब होता है आप इसको चेंज कर सकते हो। लिस्ट एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन होती है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है। जो आपकी लिस्ट है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। ठीक, आपको जो लिस्ट होती है, लिस्ट को लिखने के लिए आप इन वाले सिंबल का इस्तेमाल करोगे, इनसे आपकी लिस्ट बनती है। एग्जाम्पल देखो, एक फ्रूट्स नाम का हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया और हमने लिस्ट के सिंबल्स लगाए और अंदर 3 आइटम लिखे, एप्पल, मैंगोज, बनाना, और प्रिंट कर दिया फ्रूट्स को। तो ये क्या है भैया, ये आपकी है लिस्ट। ठीक, लिस्ट क्या है, लिस्ट को आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या है, आपकी म्यूटेबल है। ठीक, आप चेंज करने का मतलब आप इसमें नया एलिमेंट डाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। अगला है टपल। टपल भी एक ऑर्डर कलेक्शन है, लेकिन ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इस पे क्या होंगे, चेंजेस अलाउ नहीं है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार टपल को बना दिया तो आप टपल में कुछ भी वैल्यू को ना नहीं डाल पाएंगे, ना आप वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक, टपल के लिए कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इन वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एक हमने नंबर्स नाम का वेरिएबल बनाया और एक टपल अंदर बनाई, 10, 20, 30। ठीक, और प्रिंट कर दिया, तो ये हमारी टपल है। ये कैसा इसका टाइप है, इम्यूटेबल, मतलब इसमें एक बार आपने डेटा लिख दिया तो आप उस डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगला है सेट। सेट क्या चीज है, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। क्या समझ में आया कि जो सेट है, सेट को लिखने के लिए इन वाले सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड। जैसे हमने एक कलर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने क्या बनाया, सेट बनाया, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब इसके अंदर दोबारा से रेड नहीं आ सकता क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे अलाउ नहीं है। और ये क्या है भैया, अनऑर्डर कलेक्शन है, मतलब इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। अगला है डिक्शनरी। डिक्शनरी में की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करा जाता है, मतलब जैसे ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, मतलब नेम आपकी जो है ये आपकी है की, और आपने इसमें राहुल लिख दिया, ये आपकी क्या है, वैल्यू। ठीक, तो हमको समझ में आया कि डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी में जो डेटा को रखा जाता है की एंड वैल्यू पेयर में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो एज है ये भी आपकी की है, 20 आपकी वैल्यू है। तो ऐसे करके आप डेटा को रखोगे किसमें, डिक्शनरी के लिए अंदर। डिक्शनरी के लिए भी सेम सिंबल का इस्तेमाल होता है। क्या होती है, डिक्शनरी और सेट, इन दोनों के लिए इन सिंबल का उपयोग करते हैं, लेकिन जो आपका सेट होता है उसमें डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं होता, और जो डिक्शनरी होती है डेटा को की एंड वैल्यू पेयर में रखा जाता है। अगले डेटा के टाइप की बात करते हैं, बुलियन। बुलियन केवल 2 वैल्यू को स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है, तो आपका 1, फॉल्स का मतलब हो जाता है 0। ये 2 तरीके की वैल्यू को स्टोर करेगा, या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो आपका फॉल्स स्टोर करेगा। इसके अलावा तीसरी कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। ठीक, तो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगर आप x बराबर ट्रू, तो ट्रू का मतलब होता है भैया आपकी कंडीशन सही है, फॉल्स का मतलब आपकी कंडीशन गलत है। अगला है नन डेटा टाइप। नन का अर्थ होता है कि वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप किसी भी वेरिएबल, मतलब हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसको लिख दिया नन, तो इसके अंदर समझ में आएगा कि ए के अंदर अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब देखिए, जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी उन्हीं को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं जल्दी से रिवीजन पर्पज के लिए। जो इंट है, ये इंटीजर नंबर को स्टोर करता है। एग्जांपल के लिए 10। फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, जैसे 12.5। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 + 4j। यहाँ पे j की कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमको नहीं पता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगला स्ट्रिंग। ठीक, स्ट्रिंग मतलब पाइथन जैसे, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। लिस्ट, लिस्ट क्या है भैया, ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, मतलब इस पे चेंजेस करे जा सकते हैं, जैसे 1, 2। इसके लिए कौन सा सिंबल, ये वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। टपल, टपल क्या है, ऑर्डर्ड है लेकिन इम्यूटेबल है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करा जा सकता है। इसके लिए कौन सा सिंबल, इस वाले सिंबल्स का उपयोग करते हैं। अगला है सेट। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है लेकिन यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, सेट के लिए इन वाले साइन का इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी, ये क्या करता है, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है, सेम सिंबल का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे डेटा को की एंड वैल्यू पेयर में रखा जाता है।
बूल, ये दो तरीके की वैल्यू को स्टोर करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक, अगला है नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप का मतलब होता है आपके वेरिएबल की अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये है नन डेटा टाइप। पांचवा सवाल क्या है हमारा, पाइथन में वेरिएबल, लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स और कमेंट को उदाहरण सहित समझाइए। पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं, इनको हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक, पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल, लिटरल, कांस्टेंट, कमेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रोग्राम को समझने, डेटा स्टोर करने और रीडेबल बनाने में आपकी सहायता करते हैं। अब समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा नाम है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। जैसे आप सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, अगर आप मान लो नंबर लिखना चाहते तो आपको ऐसे लिखना पड़ता था, इंट a बराबर 5, जिससे पता चलता था कि ये जो डेटा टाइप है ये एक इंटीजर है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, आप डायरेक्टली a बराबर 5 लिख सकते हैं। पाइथन को पता चल जाएगा कि ये जो 5 है ये कैसा डेटा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप मतलब नंबर है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। मतलब आपको पाइथन के डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पाइथन खुद ही समझ जाता है कि आप किस तरीके के डेटा को आप स्टोर कर रहे हैं। जैसे हमने नेम में प्रियांशु लिखा तो पाइथन को पता चल जाएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। हमने एज के अंदर 22 डाला, इससे पता चल जाएगा कि डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। सैलरी के अंदर उन्होंने ये वैल्यू रखी, इससे पता चल जाएगा कि डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। मतलब पाइथन को बताने की जरूरत नहीं कि आप किस तरीके के डेटा टाइप का उपयोग कर रहे हैं, पाइथन खुद ही समझ जाता है कि आप किस तरीके के डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिटरल्स वह फिक्स्ड वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में सीधे लिखी जाती है। आपके इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। तो हमको समझ में आया कि जो लिटरल्स होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। आपने a बराबर 100 लिख दिया तो जो 100 ये फिक्स वैल्यू है, तो यही कहलाती है आपकी लिटरल्स, ये प्रोग्राम में सीधे लिखी जाती है। अगला है कांस्टेंट। कांस्टेंट वह वैल्यू होती है जिसे प्रोग्राम के दौरान बदलना नहीं चाहिए। जैसे आपने पाई की वैल्यू आप दे देते हैं 3.14, आप इसको बदलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी जो वैल्यू जो आपको फिक्स रखनी उनको कहते हैं भैया कांस्टेंट वैल्यू, मतलब फिक्स वैल्यू। पाइथन में कांस्टेंट के लिए कोई अलग से कीवर्ड नहीं होता, ये चीज़ आप याद रखिए कि जो पाइथन में कांस्टेंट लिखने के लिए कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे आपका जावास्क्रिप्ट होता था वहाँ आप कॉन्स्ट करके कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते थे कि कॉन्स्ट a बराबर 5, तो आपको पता चल जाता कि वेरिएबल कांस्टेंट है, इसको कोई भी ना बदल सकता है ना इस नेम का वेरिएबल बन सकता है। लेकिन पाइथन के अंदर भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन के अंदर क्या है, कोई अलग से कीवर्ड नहीं है। इसलिए क्या करते हैं भैया, जो आपके कांस्टेंट होते हैं उनको अपर केस में लिख देते हैं। जैसे अगर आपने पाई नाम का वेरिएबल, अगर आपको कांस्टेंट है तो आप बड़े से ऐसे पाई लिख देंगे, तो जिससे पता चल जाएगा कि कांस्टेंट वेरिएबल है, इसके लिए कोई अलग से कीवर्ड नहीं है। समझ में आ गया। पाइथन कांस्टेंट को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड के अनुसार इसे चेंज नहीं किया जाता है। मतलब समझ में आया कि अगर आपको कांस्टेंट बनाना है तो आप उसको बड़े अक्षरों में वेरिएबल को बना लो, तो जिससे पता चलेगा कि कांस्टेंट है। ठीक, अगला बात करते हैं पाइथन में कमेंट्स की। कमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होता है जिन्हें पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है। इनका उपयोग प्रोग्राम को समझने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है। अगर आप बड़े प्रोग्राम्स बनाते हो तो आप क्या करते हैं, आप बीच बीच में कमेंट्स को छोड़ते चलते हो कि जिससे पता चले है कि ये कोड किस चीज़ के लिए लिखा गया है। तो इन्हीं को कहते हैं हम कमेंट्स। दो तरीके के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए किसका, हैज वाले सिंबल का उपयोग करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपके डबल कोट या ट्रिपल कोट का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया, सिंगल लाइन कमेंट। हमको कमेंट्स के बारे में याद ही रखना कि कमेंट्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो जिन्हें पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब पाइथन का कोड कभी उन्हें रन नहीं करता है। शॉर्ट में समझते हैं, वेरिएबल क्या है, डेटा स्टोर करने का नाम। ठीक, जैसे आप एज बराबर 20, तो जो आपकी एज है ये आपका क्या है, वेरिएबल। लिटरल, ये क्या आता है, फिक्स वैल्यू। आपने किसी को कोई भी वैल्यू दे दी तो वो जो वैल्यू फिक्स कर दी उसी कहते हैं लिटरल्स। कांस्टेंट, जो वैल्यू नहीं बदलेगी, जैसे पाई बराबर 3.14। और कांस्टेंट को लिखने के लिए भैया आप उसको कैपिटल लेटर में लिख देते, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई भी कीवर्ड नहीं है कांस्टेंट के लिए। कमेंट क्या होते हैं, प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन। मतलब आप सिंगल लाइन अगर आपको कमेंट लिखना है तो आप हैज वाले सिंबल का इस्तेमाल कर लो, मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो डबल
ठीक, इन्वर्टेड कामा या ट्रिपल इन्वर्टेड कामा, इनका सिम इस्तेमाल करके आप कमेंट को पाइथन में ड्रॉप कर सकते हो। पाइथन कमेंट को रीड नहीं करता है। अब हम बात करते हैं छठे सवाल की। पाइथन में ऑपरेटर क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर तथा मेंबरशिप ऑपरेटर को उदाहरण सहित समझाइए। पाइथन ऑपरेटर वे विशेष सिंबल होते हैं जिनका उपयोग वेरिएबल और वैल्यू पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जैसे एडिशन, लॉजिकल, डिसीजन आदि करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? आपके दो ऑपरेंड्स हैं, ए है, बी है, इनके बीच में जो सिंबल्स लग जाते हैं, ठीक, जिससे पता चलता है कि ए और बी के बीच में क्या होने वाला है। जैसे सिंबल लगा है ऑपरेटर, यही सिंबल कहलाता है क्या? ऑपरेटर। इससे पता चलता है ए और बी की वैल्यू को ऐड करा जाएगा। ऑपरेटर किसी भी प्रोग्राम का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनके माध्यम से कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग तथा डेटा मैनिपुलेशन होता है। अभी हमने जस्ट बताया, आपने 2, 3 लिखा तो आपको पता नहीं है कि इनके बीच में क्या ऑपरेशन होने हैं। अगर आपने प्लस सिंबल लगा दिया तो हमको पता चल जाता है कि इसका आउटपुट 5 आने वाला है। अगर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो हमको पता है इसका आउटपुट 12 आने वाला है। तो ये मतलब क्या करते हैं भैया? कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग तथा डेटा मैनिपुलेशन के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन और स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ये कहलाता है आपके पाइथन के ऑपरेटर। मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। सबसे पहले बात करने वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर की। इनका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट मतलब पावर। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 2 + 3 तो रिजल्ट आएगा 5, 3 - 2 रिजल्ट आएगा 1, फिर आपका 3 × 2 आएगा रिजल्ट 6। आप लिखोगे 3 / 3 तो रिजल्ट आएगा 1। अगर आप 3 / 2 लिखोगे तो इसका मॉडुलस मतलब रिमाइंडर आएगा 3। एक फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है आप कितनी बार भाग जाता है, और ये हमेशा पॉइंट्स वाली वैल्यू को निगलेक्ट करता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 1। आप 3 ये 2 वाले लिखते हैं तो 3 की पावर 2 मतलब 9 आएगा। ऐसे करके आपके ये कहलाते हैं भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ आपके एग्जाम्पल दिए। आपके पास a = 10 है, b = 3 है। अगर आपको एडिशन करना है तो a + b, a - b, a + b आता 13, a - b 7, a और b का गुणा आता 30, a को डिवाइड करते तो आता 3, और a और b का मॉडुलस आता है मतलब 10 और 3 को भैया भाग देने में क्या आएगा? मॉडुलस रिमाइंडर बचता है 1, 3 × 3 = 9 बचता है 1। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कितनी बार भाग गया? तो आपका 10/3 तो मतलब 3 बार भाग जाता है, तो वो आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर पावर में आएगा 10 की पावर 3 1000। अगला है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या करता है? इनका उपयोग वैल्यू की तुलना मतलब कंपैरिजन के लिए किया जाता है, जैसे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल। एग्जाम्पल देखो जैसे, और आपको एक चीज याद रखना, इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा ये या तो ट्रू आएगा या फॉल्स में आएगा। जैसे a = 10 है, b = 20 है। आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या a = b है तो क्या 10 20 के बराबर है? नहीं, तो कहेगा फॉल्स है। आप कहते हैं एज ग्रेटर देन, कहा एज ग्रेटर देन b, तो एज ग्रेटर देन a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू कितनी है 20। ये यहाँ पे लिखा हुआ a की वैल्यू कितनी 10 और b की वैल्यू कितनी है 20। क्या 10 20 से, क्या 10 20 से छोटा है? बिल्कुल सही बात, 10 20 से छोटा है तो क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू। ये चीज समझ में आई? अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। इनका उपयोग मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए, कंबाइन करने के लिए किया जाता है, जैसे एंड और नॉट। देखो अब आपको एक चीज याद रखनी, जैसे जो आपका एंड होता है और यहाँ पे और होता है, यहाँ पे नॉट होता है, इनके मतलब जरा समझो। जो आपका एंड ऑपरेटर होता है इसमें आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब ट्रू प्लस ट्रू, तभी आएगा आपका ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। और में क्या होगा? अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, फिर भी आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। नॉट क्या करेगा? अगर आपका ट्रू है तो इसको पलट देगा फॉल्स में, अगर आपका फॉल्स है तो इसको पलट देगा ट्रू में। ठीक। एंड के लिए क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू रिजल्ट देगा। और के लिए क्या है? कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। नॉट क्या करता है? ये रिजल्ट को उल्टा कर देता है। एग्जाम्पल से देखते हैं जरा। हमने a = लिया 10,
बी बराबर लिया 20। अब कर दिया ए इज लेस देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 15, ये यहाँ करा है। क्या ए बी से छोटा है, क्या 10 20 से छोटा है, तो ये कंडीशन तो भैया ट्रू हो गई। और क्या बी की वैल्यू 20 क्या 15 से बड़ा है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या रिजल्ट है, ट्रू। दूसरा देखते हैं, ए एंड बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, क्या 10 20 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात, ये ट्रू है। अगला कह रहा बी 20 क्या 15 से बड़ा है, ये भी ट्रू, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। अगला देखो ए एंड बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। अब इसके आगे नॉट लगा, 10 20 से क्या बड़ा है, 10 20 से बड़ा है, नहीं 10 20 से बड़ा नहीं है, तो क्या लौटाएगा, फॉल्स। लेकिन बाहर लगा है नॉट, नॉट का मतलब क्या करेगा, कंडीशन को पलट देगा। फॉल्स का मतलब फिर ट्रू रिजल्ट में देगा। ये कहलाता है लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर। इनका उपयोग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन या अपडेट करने के लिए किया जाता है। असाइन, ऐड टू असाइन, सब्ट्रैक्ट टू असाइन, मल्टीप्लाई टू असाइन और आपका डिवाइड टू असाइन, मॉडुलस टू असाइन। अगर आपको कोई भी वैल्यू देनी, ए बराबर आपको देना है 5, तो आप ऐसा करके दे सकते हो, ए प्लस इक्वल टू 6 कर सकते हो। तो अब ए की वैल्यू 5 और 6 की मिलकर क्या हो गई, 11 हो गई। ऐसे करके आप काम कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है बिट वाइज ऑपरेटर से। ये ऑपरेटर बाइनरी बिट्स पर कार्य करते हैं, एंड और नॉट, एक्सो और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। एक सवाल देखते हैं हम, यहाँ पे सवाल में है a बराबर 5, b बराबर 3। सबसे पहला सवाल है एंड के लिए, प्रिंट a एंड b। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करते हैं इसी सवाल के अंतर्गत समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको इनकी बाइनरी निकालनी होती है। बाइनरी निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप लिखिए 1 2 4 8, किनको जोड़ने में 5 आता है, 4 और 1 को, तो ये 1 0 1 0। 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी आपकी, 2 1 3, मतलब 1 1 0 0। ये हमारा आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं, ठीक। यहाँ देखिए ये हमारी आई बाइनरी आई, ये हमारी, एक मिनट जरा फिर से समझ लेते हैं, है ना। इनको हटाते हैं, फिर से एक बार समझते हैं जरा क्या चीज़, क्या हम बोल रहे हैं। इसको हम समझते हैं जरा। देखो फिर से समझते हैं। हमने a बराबर लिया 5, b बराबर लिया 3। सबसे पहले a की बाइनरी निकालते हैं, ठीक। 1 2 4 8, मतलब किसको जोड़ने में 5 आ रहा है, 4 है और 1 को, मतलब 0 1 0 1। 3 की बाइनरी क्या हो जाए, 2 1 3, तो मतलब 1 1 0 0। अब हमारा एंड वाला, एंड के लिए हमने पढ़ा था जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे 1 और 1 मतलब ट्रू एंड ट्रू, तभी तो ये यहाँ ट्रू आएगा। एक कंडीशन फॉल्स, एक कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1। यही आपका रिजल्ट में प्रिंट हो गया 1। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा इसी में सवाल देखो, दूसरा वाला और वाला देखते हैं। ये आपका था ए एंड बी का। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ए और बी। इसको देखो कैसे करते हैं। 5 की बाइनरी भी हमने निकाली, 1 0 1 0, ठीक। 0 0 1 1, ये 5 की बाइनरी थी, ये आपकी 3 की बाइनरी थी। और में हमने पढ़ा था कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 क्या हो जाएगा, 1। भैया एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स, 1। ये दोनों कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स। ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 4, मतलब 4 2 6 1 7, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7। ये यहाँ पे 7 आ गया। तो ये कहलाता है भैया बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। इनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वैल्यू, किसी कलेक्शन, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग आदि में मौजूद है या नहीं। तो मतलब आपके जो मेंबरशिप ऑपरेटर 2 होते हैं, इन होता है और नॉट इन होता है। इनका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू आपके लिस्ट टपल में मौजूद है, और नॉट इन का मतलब क्या हो जाता है, ये आपकी वैल्यू लिस्ट और टपल में मौजूद नहीं है। तो ये काम कौन करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई फ्रूट नाम से, एप्पल, बनाना, मैंगो और बनाना, इनको 3 चीज़ों को रखा है। मतलब ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, इन 3 चीज़ों को रखा। हमने चेक करा क्या मैंगो इन फ्रूट, क्या मैंगो फ्रूट में है,
हाँ बिल्कुल ये मिल गया हमको मैंगो, तो क्या रिजल्ट लौटा है? ट्रू। फिर कह रहा प्रिंट ऑरेंज इन फ्रूट्स, क्या ऑरेंज है? नहीं, यहाँ तो एप्पल है, मैंगो है, बनाना, ऑरेंज तो है ही नहीं, तो क्या लौटा है? फॉल्स। फिर ऑरेंज नॉट इन फ्रूट, क्या ऑरेंज इसमें नहीं है? बिल्कुल सही बात, इसमें नहीं है ऑरेंज, तो क्या लौटा है? ट्रू। तो मतलब हमको एक चीज़ समझ में आई, जो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन, ये चेक करता है भैया आपके लिस्ट में कोई भी आइटम मौजूद है या नहीं। ठीक, नॉट इन क्या, ये भी चेक करता है कि आपके आइटम लिस्ट या टपल में मौजूद है या नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जब किसी कंडीशन के आधार पर अलग अलग कार्य को डिफरेंट एक्शन करने हो तो कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करा जाता है। हमको एक चीज़ समझ में आई, जो कंडीशनल होता है इसका उपयोग किसके लिए करा जाता है? आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। आपको डिसीजन लेना, मान लो आपको चेक करना है क्या 10 हमारा 15 से बड़ा है? बड़ा है नहीं, तो आप फॉल्स हो जाएगा। आपके चेक करना है कि हमारे 20 इस 20 के बराबर है, बिल्कुल सही बात। तो ये ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी एज 18 से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, 18 से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते। जब ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कंडीशन के आधार पर अलग अलग कार्य होते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको ये काम करना है, कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा काम करना है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है, अन्यथा दूसरा ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड आपका चल जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स वाला कोड चल जाएगा, है ना भाई। सबसे पहले चीज़ समझते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी कंडीशन के ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। इफ़ का उपयोग तब करा जाता है जब आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। आपने लिखा है यहाँ पे क्या 10 इस 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, तो आपका कोड चल जाएगा। यही चीज़ लिखी, आपको इफ़ लगाना, कंडीशन लिखनी है, फिर स्टेटमेंट लिखना। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने क्या करा, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, एज बराबर क्या दिया? एज बराबर हमने दिया 20 और चेक कर रहे हैं इफ़ एज क्या हमारी 18 से बड़ा है, बड़ी है, तो आपको क्या करना है? प्रिंट यू आर एलिजिबल। अगर भैया हमारी एज 18 से ज़्यादा है तो एलिजिबल, हमारी एज 20 है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? यू आर एलिजिबल द वोट। कि एज आपने एक एज लिया, एज नाम का वेरिएबल 20, चेक कर रहे हैं इफ़ लगा के, एज के 18 से बड़ी है, बिल्कुल सही बात, बड़ी है, तो क्या प्रिंट करना है? यू आर एलिजिबल द वोट। तो वही हमारा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं एफ एल्स स्टेटमेंट की। यदि कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक चलेगा, अन्यथा एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। हमको क्या समझ में आया? अगर इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी तो कोड चल जाएगा, अदरवाइज एल्स का कोड अपने आप चल जाएगा। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? एल्स का कोड चल जाएगा। ये आपका सिंटेक्स है, इफ कंडीशन फिर स्टेटमेंट लिखना है, अदरवाइज एल्स। एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लिखते, इस चीज़ को याद रखना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने क्या करा, नम नाम का एक वेरिएबल बनाया, वैल्यू क्या दी? 15 दी। कह रहा है इफ नम को क्या करो? 2 से डिवाइड करो। हमने 15 को क्या 2 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भैया इवन नंबर कभी प्रिंट नहीं होगा, अपने आप एल्स का कोड चलेगा, मतलब क्या प्रिंट होगा? ऑड नंबर। ये आपका ऑड नंबर प्रिंट हो गया। तीसरा क्या है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। मतलब आपके इफ के बाद भी कोई भी इफ कंडीशन लगाई जाती है, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा जाता है, इसी को कहते हैं नेस्टेड। जैसे हमने एज बराबर 22 मानी, सिटीजन को बाय डिफॉल्ट ट्रू कर दिया। एज हमने चेक करी क्या 18 से बड़ी है तो भैया क्या करा? सिटीजन ट्रू है, सिटीजन, तो आप एलिजिबल हो गए वोट के लिए। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एलिजिबल टू वोट। मतलब नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ के अंदर, नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ का उपयोग करना। अगला क्या है? इफ एलिफ एल्स। जब कई कंडीशन को चेक करना हो तो एफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके पास जब मल्टीपल कंडीशन होंगी तो आप इफ का एलिफ और लास्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो एल्स को कोड चल जाएगा, मतलब इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इफ़ की कंडीशन को लगेंगे, मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ का, लास्ट में अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के ब्लॉक का कोड चलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, 78 उसकी वैल्यू दी। चेक करें क्या मार्क्स की वैल्यू 90 से बड़ी या 90 के बराबर? तो भैया 90 से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू 78 है। तो क्या ग्रेड ए प्रिंट होगा? नहीं।
फिर क्या करें, एलिफ में गए, मार्क्स की वैल्यू क्या 75 से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल 75 से ज़्यादा है, 78 है, तो क्या प्रिंट होगा, ग्रेड बी, हाँ बिल्कुल प्रिंट होगा ग्रेड बी। तो देखो यहाँ पे ग्रेड बी आ गया। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर इसी एलिफ ब्लॉक में जाता है, चेक करता है क्या 75 आपके 50 से बड़ा है, तो भैया ये भी कंडीशन कहता है फॉल्स है, तो ये भी ना चेक होता, लास्ट में एल्स वाला कोड मतलब फेल प्रिंट हो जाता। यहाँ समझते हैं, इफ़ यदि ट्रू कंडीशन पर कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो इफ़ का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक का कोड चलेगा। एफ एल्स का इस्तेमाल कब करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों केस को हैंडल करता है। मतलब अगर आपका इफ ब्लॉक का कोड नहीं चलता, इफ ब्लॉक का कोड अगर फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स ब्लॉक का कोड अपने आप चल जाएगा। नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरे इफ कंडीशन को लिखना, यही कहलाता है नेस्टेड इफ। लास्ट में क्या है, इफ एलिफ एल्स, मतलब मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए भैया इसका उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे इसके पार्ट 2 पे। थैंक यू।